हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? होप सो आप बढ़िया होंगे। मैं बता दूं, मैं भी ठीक हूँ। सर, एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर सीए इंटर का क्लासेस का हम स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज नोन एज एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट। सर, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है और बहुत स्मॉल चैप्टर है। अप्रोक्सीमेटली ये 2 से 3 क्लास में आपका ये चैप्टर फुल्ली कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ज्यादा इसमें घबराना नहीं है। ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, ऑलरेडी हमने सारे चैप्टर्स देख लिए थे। लाइक हमने इनकॉर्पोरेशन देखा था, हमने प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज देखा था, हमने शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर देखे थे। वहां पे हमारी टोटल 27-28 क्लासेस हुई थी। तो इजी वे में हमने उसको भी देख लिया, बट वो क्लासेस बड़ी थी। आई नो कि वहां पे आपको थोड़ा टाइम लगा होगा, बट नाउ वी आर इन फोर्थ गियर। तो हम इस चैप्टर को खत्म करेंगे। एक्सेप्टेंस डिपॉजिट से 2 से 3 क्लास लगेगा। चलो स्टार्ट करते हैं सर इसको। सर, चैप्टर का नाम क्या है? सर, चैप्टर का नाम है सर एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स। क्या सर? एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स। सर नाउ आप पूछोगे मेरे से व्हाट इज डिपॉजिट्स। यस, आप पूछोगे सर व्हाट इज डिपॉजिट, डिपॉजिट्स होता क्या है? सर, डिपॉजिट से पहले कंपनी क्या करती थी ना, सुनो। डिपॉजिट से पहले इनिशियली इनिशियली कंपनी raises money from इक्विटी। पहले कंपनी कहां से पैसा लाती थी? इक्विटी। फिर इक्विटी आया तो कहीं ना कहीं हमारा बहुत सारे गाइडलाइंस आ गए, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगे। फिर कंपनी पर दिमाग लगा, कंपनी कहां पे कूद पड़ी? कंपनी पड़ गई देन स्टार्टेड। मैं पूरा बेस लेके चलूंगा, आपको कोई इशू नहीं आएगा, ठीक है। देन स्टार्टेड रेजिंग मनी फ्रॉम डिवेंचर्स। तो देखो, हमें नॉर्मली पता है कंपनी दो तरीके से फाइनेंस होती है। बाय वे ऑफ इक्विटी, जहां पे वो कंपनी में ओनरशिप मिलता है, और बाय वे ऑफ डिवेंचर, सामने वाले को फिक्स सोर्स ऑफ इंटरेस्ट ऑफ इनकम मिल जाता है कि हाँ भैया 9% डिवेंचर्स, 8% डिवेंचर्स। तो ये वही आम जिंदगी। फिर आया डिपॉजिट्स। डिपॉजिट्स हुआ मिंटॉस जिंदगी। ठीक है, तो चैप्टर 5 जो है ना, ये हमारा मिंटॉस जिंदगी है। नया वे में कंपनी क्या करती है? मनी रेस करती है, दैट इज नोन एज डिपॉजिट्स। ठीक है, तो ये सारी बातें जो थी ना, ये पहले थी, ठीक है, अभी भी होती है, बट ये पुराना टेक्निक था कि हाँ इक्विटी से या डिवेंचर्स में बहुत रिस्ट्रिक्ट था कि दो ही वे में कंपनी अपना को फाइनेंस कर सकती है। बट अपन ने ये देखा कि डिपॉजिट्स भी एक तरीका है। सर आप बताओ व्हाट इज डिपॉजिट्स। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है सर, व्हाट इज डिपॉजिट। तो सर, डिपॉजिट को जानने के लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा पता है सर? प्रीलिमिनरी चैप्टर पे जाना पड़ेगा। मैंने वहां पे कुछ कुछ डिफिनेशन छोड़ रखे थे क्योंकि वो चैप्टर वाइज थे। लाइक डिपॉजिट चार्जेस मैंने वहां नहीं बताया, क्योंकि सबका चैप्टर है यार, तो वहां दिमाग क्या लगाए। हाँ, जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन था मैंने वहां पे 2 क्लासेस लगाया, क्योंकि 4 से 5 नंबर आपको फर्स्ट क्लास में से आएगा ही आएगा। ठीक है, और मेरे को ज्यादा चांसेस है सेक्शन 8 कंपनी या आपको ओपीसी कंपनी का। ठीक है, बहुत अच्छा अमेंडमेंट वहां पे आया हुआ है, तो आने के चांसेस है। अब सर बात आता है डिपॉजिट। सर, डिपॉजिट की डेफिनेशन दी है 2 क्लॉज 31 में सर। ठीक है सर, इसको बांटते हैं 2 वर्ड में। ठीक है सर, व्हाट इज अ डिपॉजिट, व्हाट इज नॉट डिपॉजिट। ठीक है, पहले हम सेक्शन की बात करते हैं। रिकॉर्डिंग ऑन है, देख लेता हूँ, डर लगता है मेरे को। चलो, रिकॉर्डिंग ऑन है। ठीक है, कभी कभी होता है यार कि रिकॉर्डिंग ऑन करने के बाद है ना, मैं रिकॉर्डिंग का बटन देखना भूल जाता हूँ, तो मैं 2-3 बार चेक करता हूँ। बहुत सदमा लगता है अंदर से यार, सच बताता हूँ। बहुत मतलब अलग लेवल लगता है कि रिकॉर्डिंग ऑन होता है और मैं 1-1 घंटा की रिकॉर्डिंग लेक्चर लगाने के बाद लगता है मैं रिकॉर्डिंग बटन ऑन ही नहीं किया। ठीक है, अब सर देखो व्हाट इज डिपॉजिट्स। हमने देखा कि डिपॉजिट होता क्या है, उसके लिए हमें कहा नॉक किया, हमने नॉक किया सेक्शन 2 क्लॉज 31, जो कि डेफिनेशन का सेक्शन था। तो इसमें बोला इट इंक्लूड्स it includes any receipt of money. It includes any receipt of money by way of loan or deposit or any other form। ठीक है, किसके द्वारा? बाई कंपनी के द्वारा। मतलब कंपनी कुछ नहीं, कंपनी सामने वाले से पैसा ले रही है, चाहे वो लोन के रूप में हो या डिपॉजिट्स के रूप में हो। तो अभी अभी है ना, धीरे 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 बढ़ेंगे। ठीक है,
करवाऊंगा सर। सर बोला कि सर आपने ऊपर लिख दिया डिपॉजिट क्या होता है, फिर आपने नीचे बता दिया कि डिपॉजिट में, सर डिपॉजिट समझा कहाँ रहे हो? मैं समझाऊंगा, पहले जो क्लॉज में लिखा गया पहले उसे तो पढ़ लिया जाए अच्छे से। तो क्लॉज में लिखा कि इट इंक्लूड्स एनी रिसिप्ट, मतलब लेना, पैसे को लेना बाय वे ऑफ लोन, मतलब मान लो कंपनी ने इससे पैसा लिया बाय वे ऑफ लोन या बाय वे ऑफ डिपॉजिट्स, ठीक है, किसने लिया? कंपनी ने लिया, या अदर और एनी अदर फॉर्म बाय कंपनी, कंपनी ने लिया, ठीक है। सुनो, यहीं पे लिखो, इफ कंसिडर्ड एज अ डिपॉजिट, अगर ये डिपॉजिट कंसीडर हो रहा है, ठीक है। देखो बहुत डिपॉजिट ऐसे नहीं होता, देखो हर, अभी मैं बताऊंगा, अभी एक बस 5 मिनट वेट कर लो, मैं इसके बारे में बताऊंगा, ठीक है। इफ कंसीडर एज अ डिपॉजिट देन इट शैल comply with provisions of कंपनीज एक्ट 2013। तो सर देखो, हर कुछ डिपॉजिट नहीं होता, बट अगर कोई रिसिप्ट ऑफ मनी लोन के वे में लिया गया या डिपॉजिट के लिया गया और वो डिपॉजिट बन जाता है, इफ इट कंसीडर एज डिपॉजिट, अगर वो डिपॉजिट बनता है, डिपॉजिट कब बनेगा अभी बताएंगे, ठीक है। डिपॉजिट बनता है, देन हमें क्या करना पड़ेगा? कंपनीज एक्ट 2013 के तहत प्रोविजंस को फॉलो करना पड़ेगा। सर व्हाट इज नॉट डिपॉजिट? सुनो, तो व्हाट इज नॉट डिपॉजिट, इसको रेड में लिखो, खतरे का साइन, मतलब इसके अंदर बहुत सारी बातें आएंगी, देखो। but does not, doesn't include, but does not include such categories, but does not include such categories of amount as may be prescribed in consultant with RBI। मतलब देखो, डिपॉजिट क्या होता है? कोई भी आपने रिसिप्ट किया, कंपनी ने रिसिप्ट किया, लोन अमाउंट, डिपॉजिट अमाउंट या एनी अदर फॉर्म, अगर वो डिपॉजिट हो जाता है, सर डिपॉजिट कब होता है अभी देखेंगे, ठीक है। अगर वो डिपॉजिट हो जाता है, देन कंपनी को कंप्लाई करना पड़ेगा प्रोविजंस ऑफ कंपनी एक्ट 2013, जो कि सेक्शन में हम बकेंगे बातें 72 से आगे सीरीज देखेंगे, यही सारा सीरीज इसी में ही है। बट डिपॉजिट कब नहीं होता है? बट डज नॉट इंक्लूड सच कैटेगरी, कौन सी कैटेगरीज अभी देखेंगे, ऑफ अमाउंट, जो आरबीआई से प्रिस्क्राइब करके कैटेगरीज बनाया कि ये कैटेगरी के लोग जो है ना, ये कैटेगरी लोग अगर कंपनी को लोन भी देंगे ना या कुछ पैसा भी देंगे ना, वो डिपॉजिट नहीं होगा। सर मान लो वो कैटेगरी को छोड़ कुछ और हुआ तो, भैया कुछ और हुआ तो डिपॉजिट होगा। मतलब अगर वो कैटेगरी में वो चीज आ रहा है, मतलब एक बॉक्स है, बॉक्स के अंदर सिंपल बता ही देता हूँ, चलो। सर यहाँ पे ना कैटेगरी जो लिखा है ना, यहाँ पे 18 कैटेगरीज की बात की गई। मैं बताऊं, अगर मान लो ये बॉक्स है, एक बॉक्स के अंदर ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 18 कैटेगरीज की वर्डिंग लिखी गई है, 18 कैटेगरी सेंटेंसेस लिखे गए हैं, सॉरी एक सेकंड, ठीक है। 18 कैटेगरी का सेंटेंस लिखे गए हैं। अगर वो बॉक्स के अंदर हम जाएंगे, मान लो किसी ने लोन दिया, हम पहले उस बॉक्स के अंदर एंटर करेंगे, पूछेंगे बॉक्स, बोलेंगे भाई देखना ये अमाउंट क्या डिपॉजिट्स है। अगर वो बॉक्स के अंदर कोई, अगर वो बॉक्स के अंदर हम गए, मान लो कि किसी कंपनी ने दूसरी कंपनी को लोन दिया, पहले हम सबसे पहले डिपॉजिट है या नहीं है वो कैसे चेक करेंगे? हम वो बॉक्स के अंदर जाएंगे, बॉक्स के अंदर हमने इंटर किया, अब हम देखेंगे कि वो जो केस आया है, मतलब सामने वाली कंपनी ने हमें लोन दिया है, तो लोन तो है, लोन तो है, क्या वो डिपॉजिट है कि नहीं है? अगर इस बॉक्स के अंदर जो 18 बातें लिखी गई है ना, अगर उस 18 बातों में वो चीज आ रहा है ना, तब वो डिपॉजिट नहीं होगा। तो मान लो एक बॉक्स में गए, पता चला कि 10वां नंबर बात है ना, लिखा हुआ था कि किसी कंपनी से आप पैसा लेते हो ना, वो डिपॉजिट नहीं होता, तो भैया हो गया, कैटेगरीज के अंदर फॉल कर गया और वो डिपॉजिट नहीं होगा। मान लो चौथा कोई, फिर मान लो कोई ऐसा केस आया, सामने वाले किसी ने लोन दिया, हमने एक्सेप्ट किया, तो डिपॉजिट है या नहीं हम पहले कैसे चेक करेंगे? हम पहले उस बॉक्स के अंदर जाएंगे, देखेंगे भैया ऐसा कोई केस है क्या, देखेंगे अरे यार चौथा नंबर केस बताता है कि जो हमारे पास हुआ है वो चीज है, अगर वो चीज चौथा नंबर केस से अट्रैक्ट कर गया, मतलब वो 18 बातों के अंदर कहीं पे आ गया, तो वो पैसा क्या होगा? डिपॉजिट्स नहीं कहलाएगा। डिपॉजिट्स नहीं कहलाएगा तो फिर क्या होगा? आपको कोई भी प्रोविजंस कंप्लाई नहीं करना पड़ेगा रिगार्डिंग डिपॉजिट, क्योंकि डिपॉजिट्स का प्रोविजन तभी कंप्लाई करना पड़ता है जब वो डिपॉजिट कहलाता है। तो सिंपल मैं बताऊं, एक सेकंड यार, दिमाग में कुछ चला गया है, सॉरी, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो सर,
सिंपल बताऊं, जो यहाँ पे ये बातें लिखी गई थी ना कि बट डज नॉट इंक्लूड सच कैटेगरीज, वो सिंपल बताता हूँ, वो 18 कैटेगरीज है। अगर कोई केस इस 18 कैटेगरीज के अंदर फॉल कर रहा है तो वो डिपॉजिट नहीं होगा। सर 19 कोई कैटेगरी आ गया तो भैया 18 में फॉल नहीं किया ना, वो पूरा 18 कैटेगरीज में फॉल नहीं किया ना, तो भैया तुम बच गए, तुम फिर डिपॉजिट्स कराओगे, तुम्हें डिपॉजिट्स का प्रोविजन फॉलो करना पड़ेगा। मान लो इस 18 कैटेगरी के अंदर तुम फॉल कर गए तो भैया वो डिपॉजिट्स नहीं होता, ठीक है। If in this 18 category, if any case is fall, then such case is not regarded as deposit, ठीक है। तो नॉर्मल बात है, पहले हमें पता करना, देखो ये 18 केस अगर पढ़ लिए ना, मतलब ये 18 केस में अगर कुछ भी, देखो ये 18 केस में सब कुछ पढ़ेंगे, ठीक है, एक एक केस पढ़ेंगे। अगर कोई केस 18 में फॉल कर रहा है तो वो डिपॉजिट नहीं होगा। अगर डिपॉजिट नहीं होगा तो भैया उसको कोई भी सेक्शन का प्रोविजन को फॉलो नहीं करना पड़ेगा, डिपॉजिट चैप्टर वाला। तो सर ये 18 पूरा याद करना पड़ेगा। चलो नहीं याद करोगे, पर लॉ में आपको 35 मार्क्स आएंगे। चलो याद करना पड़ेगा, सॉरी पूरा चैप्टर का सबसे की यही है कि आपको 18 याद होने चाहिए, जो भी 18 पॉइंट्स है। सर ट्रस्ट मी, मैं आपको पूरा 18 याद करवाऊंगा। सर ट्रिक ऐसा कुछ ट्रिक नहीं है, बट हाँ हम ये क्या ना, जब भी कोई अलग पढ़ेंगे ना, मतलब फर्स्ट पढ़े सेकंड पढ़ेंगे ना, क्यूमुलेटिव रिवाइज करते चलेंगे, इससे क्या होगा ना, आपको पूरा 18 याद हो जाएगा। और ये कोई है ना लेंदी नहीं है, ऐसा कोई नहीं है कि इसमें बहुत डिफिकल्ट वर्डिंग्स लिखी गई है। इजी वे में देखेंगे। सर इस 18 में फॉल करेगी, आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, कोई 9 10 कैटेगरी का क्वेश्चन आ जाएगा, बोलेगा बताओ कि इसमें कौन सा प्रोविजन फॉलो करना पड़ेगा। भैया अगर इसमें फॉल कर गया तो वो डिपॉजिट्स होगा ही नहीं, और प्रोविजन को फॉलो करना ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो मैं अगर सिंपल मैं अपने सिंपल शब्दों में लिखूं तो 18 पॉइंट्स को छोड़ के सब डिपॉजिट है, ठीक है। मतलब 18 पॉइंट अगर फॉल नहीं किया, उसके बाद अगर कोई भी फॉल किया तो भैया सब डिपॉजिट, अगर ये 18 में फॉल कर गया तो वो डिपॉजिट नहीं होगा, ठीक है। अब एक एक करके 18 पॉइंट्स उठाते हैं। सर सबसे पहला पॉइंट उठाते हैं, चलो। सर बोलता तो नहीं हूँ, बट प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स, ओके। चलो, और लाइक भी कर ही देना, कमेंट बताना कि हाँ ठीक है आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि ये बैच तो ऑलरेडी चल रहा है, 15 स्टूडेंट्स तो एंजॉय कर रहे हैं। मैं पूरा कोशिश करता हूँ कि आपको एक एक चीज क्लियर करके समझा पाऊँ, क्योंकि लॉ को इंटरेस्टिंग बनाना है। फाइनल्स में ऑलरेडी आपके लिए लॉ रेडी है मेरे साइड से, तो इंटर में आप लॉ मजेदार करके आओ, ठीक है। चलो सर, एनी अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम, सुनो, ये फर्स्ट पॉइंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। मतलब अगर किसी कंपनी को कोई पैसा मिलता है, किससे, सेंट्रल गवर्नमेंट से या स्टेट गवर्नमेंट से, तो पैसा मिला, लोन मिला, डिपॉजिट मिला, तो वो पैसा डिपॉजिट नहीं होगा। सर हम क्या पढ़ रहे हैं, सर हम वो केसेस पढ़ रहे हैं जहां पे डिपॉजिट नहीं होता है। तो कोई अमाउंट, मान लो कंपनी को सेंट्रल गवर्नमेंट मोदी सरकार से कुछ पैसा मिला, या मान लो लोन मिला, या मान लो डिपॉजिट मिला, या मान लो कोई भी फॉर्म में पैसा मिला, अगर मोदी सरकार से मिला, सेंट्रल गवर्नमेंट से मिला, तो ये अमाउंट क्या होगा, डिपॉजिट नहीं होगा। सर सेंट्रल गवर्नमेंट ने केजरीवाल जी से मिला तो भी नहीं होगा। तो याद रखना एग्जाम में आपको सिर्फ सीजी आएगा नहीं, दोनों सीजी एसजी दोनों से मिला तो वो भी अमाउंट क्या होगा, तो वो भी अमाउंट क्या होगा, डिपॉजिट नहीं होगा, ठीक है। और फ्रॉम एनी अदर सोर्स whose repayment is guaranteed बाय सीजी और एसजी। सर देखो पहला केस तो यह है कि मान लो कोई अमाउंट डायरेक्टली आपको सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट से मिला, वो डिपॉजिट नहीं होगा। सेकंड केस क्या बोला, मैं एक एक समझाते चलूंगा। सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसा नहीं मिला आपको, आपको मिला नॉर्मल किसी बंदे से, बट सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या दिया, गारंटी दिया। सेंट्रल गवर्नमेंट इस कंपनी बोला अगर ये बंदा डिफॉल्ट करता है ना तो रीपेमेंट हम करेंगे। तो सर देखो, या तो पहला केस क्या वाला, या तो सीजी एसजी डायरेक्ट पैसा दे रहा है, या मान लो सीजी एसजी गारंटर बन रहा है। मान लो दो दोस्त लड़ रहे हैं, एक दोस्त ने दूसरे दोस्त से पैसा लिया, मान लो ए ने बी से पैसा लिया, ए ने बी से पैसा लिया, एग्जांपल लेके चलते हैं। ये मान लो राज है, ये मान लो श्याम है। श्याम ने राज को पैसा दिया 1 करोड़ रुपया, ठीक है। बट श्याम बट ये राज
के रिगार्डिंग सेंट्रल गवर्नमेंट बोल रहा है कि श्याम टेंशन मत ले, अगर राज ने पैसा नहीं दिया ना तो मैं पैसा दूंगा। मतलब रीपेमेंट गारंटीड कर रहा है कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, कोई भी दोनों में से एक। तो कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट यहाँ भी कूद पड़ा गारंटी के अमाउंट पे, यहाँ पे डायरेक्टली दे रहा है पैसा। तो भैया इस केस में जो पैसा अब ले रहे हो ना इससे श्याम से या कंपनी जो भी तुम ले रहे हो ना, ये डिपॉजिट नहीं कहलाएगा क्योंकि गारंटी सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट दे रहा है। ठीक है, सर थर्ड केस पढ़ते हैं। एनी अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम लोकल अथॉरिटी, लोकल अथॉरिटी, सर लोकल अथॉरिटी मतलब सर म्युनिसिपैलिटी, म्युनिसिपैलिटी। ठीक है, अगर मान लो म्युनिसिपैलिटी लोकल अथॉरिटी यही होता है, ठीक है, जैसे दिल्ली म्युनिसिपैलिटी होता है, हर जगह का म्युनिसिपैलिटी है। अगर आप उससे पैसा ले रहे हो, कंपनी अगर उससे पैसा ले रही है, पैसा देखो यहाँ पे क्या है, सिंपल पैसा लेना है, डिपॉजिट होता है, बट 18 केस में फॉल कर रहा है ना, वो डिपॉजिट नहीं होगा। तो कौन सा 18 केस है, पहला सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट से पैसा ले रहे हो, डिपॉजिट नहीं होगा। सेकंड, तुम किसी से पैसा ले रहे हो बट उसका रीपेमेंट का गारंटी सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट दे रहा है, वो पैसा डिपॉजिट नहीं होगा। थर्ड क्या बोला, तुमने कोई लोकल अथॉरिटी से पैसा लिया, लाइक दिल्ली म्युनिसिपैलिटी या मान लो कोई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से पैसा लिया, तो भैया वो डिपॉजिट नहीं होगा। डी देखो, अभी वन ही चल रहा है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का सीन वन ही चल रहा है। ठीक है, मैं चार्ट वार्ट सब बना दूंगा, टेंशन मत लो, लास्ट में अभी आराम से चलते हैं। एनी अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम स्टैट्यूटरी, सो ऊपर लोकल अथॉरिटी था, नीचे लिख दिया स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, जस्ट लाइक अ सेबी, आपने सेबी से पैसा लिया, जस्ट लाइक अ यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी। तो ये क्या होता है, ये आधार कार्ड वाला होता है, जो आधार कार्ड लिंक करवाते हैं ये सब। इससे पैसा लिया, कोई भी स्टैट्यूटरी अथॉरिटी से पैसा लिया, उससे बताओ सीसीआई, आप चैप्टर पढ़ोगे फाइनल में आके, कंपटीशन एक्ट पढ़ोगे, वहां पे ये सीसीआई बॉडी बनता है, जहाँ पे कंपटीशन एक्ट के, जहाँ पे आप जैसे मान लो मार्केट में प्राइस 10 रुपए चल रहा है कोई सामान का, सामने वाले ने किसी ने 8 रुपए निकाल दिया, तो कहीं ना कहीं मार्केट में कंपटीशन को वो किया ना, आपने वायलेंस किया, वो किया ना, तो अवॉइड किया ना कंपटीशन को। तो भैया ये सब करोगे तो कंपटीशन एक्ट का जो होता है, कमीशन ऑफ कंपटीशन एक्ट ऑफ इंडिया, ये आ जाता है। तो ये सब क्या होता है, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी होता है। तो अगर किसी कंपनी ने इन लोग से पैसा लिया है, तो पैसा लेना है डिपॉजिट्स, बट ये उस 18 केस में फॉल कर रहे हैं। सर ये 18 केस नहीं हुआ, ये पहला केस पढ़ रहे हैं हम बस, ये पहला केस के सब हेडिंग्स है, याद करो। सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट, बट एज ए गारंटर, एज ए लोकल अथॉरिटी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वाले लोग से पैसा ले रहे हो, या स्टैट्यूटरी अथॉरिटी कोई सेबी, या आधार लिंक करने वाले, या मान लो आप सीसीआई लोग वाले, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, आप स्टैट्यूटरी अथॉरिटी याद करना, इनसे पैसा ले रहे हो, तो भैया वो पैसा डिपॉजिट नहीं कहलाएगा, वो पैसा 18 कैटेगरी में आ रहा है, वो फर्स्ट कैटेगरी का पार्ट है। ठीक है, सर सेकंड कैटेगरी, एनी अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट। सब मान लो कंपनी एबीसी है, इसको डोनाल्ड ट्रम्प जी ने क्या किया, वहां की गवर्नमेंट है, डोनाल्ड ट्रम्प जी ने क्या किया, 20 करोड़ रुपया दिया, क्या ये डिपॉजिट होगा, बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो फॉरेन गवर्नमेंट से या फॉरेन इंटरनेशनल बैंक से, ठीक है, या मान लो मल्टीलेटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इनसे अगर तुम पैसा ले रहे हो, देखो अब हम इंडिया में देख लिया, इंडिया गवर्नमेंट देख लिया, बाहरी गवर्नमेंट जा रहे हैं, फॉरेन गवर्नमेंट से पैसा ले रहे हो, वो डिपॉजिट नहीं होगा। फॉरेन इंटरनेशनल बैंक से ले रहे हो, कोई फॉरेन के बैंक से पैसा ले रहे हो, भैया इंडिया का बहुत सारा पैसा तो फॉरेन डेट में है, तो क्या वो डिपॉजिट्स होता है क्या, बहुत नहीं, डिपॉजिट्स नहीं होता है। तो फॉरेन इंटरनेशनल बैंक से ले रहे हो, वो भी डिपॉजिट नहीं होगा। मल्टीलेटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ले रहे हो, सर ये क्या होता है, तो वर्ल्ड बैंक का नाम सुना है, ये वही है, जहाँ पे ना ग्रुप ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आते हैं, सॉरी ग्राउंड नहीं, ग्रुप, ग्रुप ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये तीन केस में अगर तुम आ रहे हो, तो ये भी तुम्हारा डिपॉजिट नहीं होगा। तो सर दो केस पढ़ लिया हमने,
या तुम डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट से पैसा ले रहे हो, डिपॉजिट्स नहीं होगा। आराम से देखो, स्पीड में बोलना है, टेंशन मत लेना, सब पॉइंट याद होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट से पैसा ले रहे हो, डिपॉजिट्स नहीं होगा। किसी और से पैसा ले रहे हो, उसका गारंटी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट दे रहा है, दोनों दे रहा है या दोनों में से कोई एक दे रहा है या अलग अलग दे रहा है, ठीक है, वो आपको पैसा डिपॉजिट्स नहीं होगा। थर्ड क्या है, लोकल अथॉरिटी से पैसा ले रहे हो, डिपॉजिट्स नहीं होगा। चौथा क्या है, आप स्टैट्यूटरी अथॉरिटी से पैसा ले रहे हो, डिपॉजिट्स नहीं होगा। अब दूसरा पॉइंट पे है, दूसरा पॉइंट पे है, अब इंडिया गवर्नमेंट को देख लिया, बाहरी गवर्नमेंट देख रहे हैं, बाहर की गवर्नमेंट से पैसा ले रहे हो, डिपॉजिट्स नहीं होगा। बाहर के बैंक से पैसा ले रहे हो, डिपॉजिट्स नहीं होगा। मल्टीलेटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पैसा ले रहे हो, नोन एज वर्ल्ड बैंक, जहाँ पे ग्रुप ऑफ कंट्रीज बैठ के लोन्स प्रोवाइड करती है एक दूसरे को, मल्टीलेटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वर्ल्ड बैंक होता है, वहां से पैसा ले रहे हो, वो आपको डिपॉजिट्स नहीं होगा, ठीक है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है ना, दो पॉइंट्स हमने देख लिया, आराम से समझ आ गया, दो पॉइंट्स आपको आराम समझ आ गया। नेक्स्ट पॉइंट सब क्लियर करते हैं। थर्ड नंबर पॉइंट, देखो ये वो कैटेगरीज है जहां पे डिपॉजिट नहीं होगा, तो क्वेश्चन में आएगा कि पूछेगा आपसे डिपॉजिट है या नहीं है। अगर इस कैटेगरीज में, इस 18 कैटेगरीज में फॉल कर रहा है, वो डिपॉजिट नहीं होगा, और डिपॉजिट नहीं होगा तो उसको डिपॉजिट के प्रोविजंस फॉलो नहीं करने पड़ेंगे। लोन रिसीव फ्रॉम एनी बैंकिंग कंपनी, ठीक है। देखो बाहर वाले बैंक तो हमने यहाँ पे देख लिया, फॉरेन इंटरनेशनल बैंक, तो बाहर वाले बैंक से पैसा लेना भैया डिपॉजिट नहीं होता, तो इंडियन बैंक से पैसा लेना भी डिपॉजिट नहीं होता। तो तुमने अगर बैंक से पैसा लिया, मान लो ये कंपनी है, इसने मान लो आईसीआईसीआई बैंक से क्या किया, 20 करोड़ रुपया लिया है, तो भैया ये लोन ही कहलाएगा, डिपॉजिट्स नहीं कहलाएगा, या नॉर्मल बोलो डिपॉजिट्स नहीं कहलाएगा। तो भैया बैंक से लोन लेते हो ना, वो भी डिपॉजिट्स नहीं होता है, ठीक है। तीन केस, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट एज ए गारंटर, लोकल अथॉरिटी, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, इधर फॉरेन गवर्नमेंट, फॉरेन बैंक, मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन, ठीक है, मल्टीलेटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। और थर्ड देख लिया हमने, लोन रिसीव, भैया इस कंपनी एबीसी कंपनी को लोन रिसीव हुआ है कोई बैंक से, तो भैया जब फॉरेन के बैंक से लोन रिसीव होना इज नॉट डिपॉजिट्स, then how will treated at this transaction will call as deposit, ठीक है। तो लोन रिसीव फ्रॉम एनी बैंकिंग कंपनी इज नॉट ट्रीटेड एज डिपॉजिट, ठीक है। फोर्थ पॉइंट देखते हैं, तो लोन और फाइनेंशियल असिस्टेंस फ्रॉम पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, दैट इज नोन एज LIC, ठीक है। अगर देखो पब्लिक लोन और फाइनेंशियल असिस्टेंस, या तो हमने लोन लिया या मान लो मदद लिया, फाइनेंशियल असिस्टेंस लिया, किससे, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, दैट इज नोन एज LIC टाइप के लोगों से आपने क्या किया है, पैसा लिया है। कंपनी ने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट इज LIC वाले लोगों से क्या किया, पैसा लिया है, तो ये पैसा लेना भी डिपॉजिट्स नहीं कहलाएगा। तो सर ये दो चीज तो हम लोग दिमाग में बैठा चुके हैं, रट भी नहीं चुके हैं, बाय हार्ट कर चुके हैं। तीसरा क्या देखा हमने, बैंक से पैसा लेना इज नॉट ट्रीटेड एज डिपॉजिट। चौथा देखा हमने, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पैसा लेना इज नॉट ट्रीटेड एज डिपॉजिट। 2 मिनट, चलो आगे देखते हैं। चार केसेस हमने देख लिया था, ठीक है, आगे देखते हैं। चलो फिफ्थ नंबर, अमाउंट रिसीव्ड अगेंस्ट इशू ऑफ, ये मैं आराम से समझाऊंगा, ये अभी बस समझ लो, इसको प्यार से समझाऊंगा, जब हमारा निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट चालू होगा ना, वहां पे समझाऊंगा, ठीक है। तो अमाउंट रिसीव्ड अगेंस्ट इशू ऑफ कमर्शियल पेपर और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट, तो वो बजाने वाला नहीं सर, पैसा रेज करने वाला, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट्स इन अकॉर्डेंस विथ RBI गाइडलाइंस, ठीक है। सुनो, कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने ना कमर्शियल पेपर निकाला। सर व्हाट इज कमर्शियल पेपर समझाऊंगा, अभी हड़बड़ाना नहीं है, ठीक है। कमर्शियल पेपर समझाऊंगा, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट चालू होने दो, वहां पे आराम से समझाऊंगा कमर्शियल पेपर क्या होता है, नहीं होता है। या मान लो और भी कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट के रूप में कंपनी ने क्या किया, बाहर निकाला, वो पेपर निकाला, और कंपनी ने उस पेपर के बदले है ना पैसा रेज किया। क्या किया, पैसा रेज किया। वो ऐसा नहीं है इंस्ट्रूमेंट कोई वगैरह वगैरह अपना इंस्ट्रूमेंट निकाल, नहीं, वो इंस्ट्रूमेंट RBI गाइडलाइंस एक्ट के तहत फॉलो होना चाहिए। तो इस ऐसे करके, जैसे मान लो, सुनो,
कंपनी ने क्या किया, कंपनी निकाला कमर्शियल पेपर, इसके बदले क्या मिला कंपनी को, लोन। तो भैया कमर्शियल पेपर के बदले मिला ना वो पैसा, तो याद रखना, एग्जाम के लिए याद रखना, ये कमर्शियल पेपर आपके दिमाग में होना चाहिए। अमाउंट रिसीव अगेंस्ट इशू, अगेंस्ट मतलब उसके बदले में मिला ना, कमर्शियल पेपर के बदले में कोई पैसा मिला ना या कोई अमाउंट मिला ना, वो हमारा डिपॉजिट्स नहीं होगा। सर कान खोल के सुन लेना, ठीक है। तो पांचवा पॉइंट को आप कमर्शियल पेपर रखे रहना, याद रखना सर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट रहेगा, मेरे दिमाग में जरूर आता है, मैं समझाऊंगा, जैसे मैं पीछे समझाते आया हूँ, कोई भी टॉपिक आगे लाता है रेफरेंस तो वहाँ पे समझाने में ज्यादा टाइम लगेगा, यहाँ पे टाइम खर्च करने से कोई फायदा नहीं, पढ़ना तो इंटर लॉ पूरा ही है हमें। सर सिक्स पॉइंट सुनो, सिक्स पॉइंट बहुत ईजी है। अमाउंट रिसीव्ड from amount received, sorry, amount received by company, amount received by company on the amount received by company from any other company, मतलब सर मान लो ये ए बी सी कंपनी है, ये पी क्यू आर कंपनी है, पी क्यू आर ने इसको दिया पैसा, तो सर क्या ये पैसा अमाउंट रिसीव जो हुआ इस कंपनी से फ्रॉम एनी अदर कंपनी, एनी अदर कंपनी हमारा ये हुआ, ये मेन कंपनी हमारा ये हुआ, अगर ये अमाउंट मिला इस कंपनी से क्या अमाउंट डिपॉजिट होगा, सर बिल्कुल नहीं सर, ये क्या कहता है, ये कहता है इंटर कॉर्पोरेट लोन्स, इट इज नॉट ट्रीट एज अ डिपॉजिट। तो मतलब सर अगर एक कंपनी दूसरे कंपनी को पैसा दे रही है तो वो पैसा डिपॉजिट नहीं कहलाएगा, वो पैसा कहलाएगा इंटर कॉर्पोरेट लोन। कान खोल के सुनना, 6 पॉइंट है, फिर से एक बार क्यूमुलेटिव रिवाइज करते हैं सर। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एज अ गारंटर, म्युनिसिपल लोकल अथॉरिटी और स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, सेकंड में फॉरेन गवर्नमेंट, फॉरेन बैंक और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, मल्टीनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, थर्ड में कोई बैंक के द्वारा, क्योंकि बाहर वाले बैंक को छोड़े नहीं, इंडिया बैंक से पैसा ले रहे हो, वो लोन वो डिपॉजिट नहीं करेगा। चौथा में क्या बोल रहे हो, कोई फाइनेंशियल पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, पीएफआई दैट इज एनबीएफसी या एलआईसी टाइप के लोगों से पैसा ले रहे हो, वो डिपॉजिट नहीं कहलाएगा। पांचवा क्या है, आपने कोई पैसा लिया है अगेंस्ट कमर्शियल पेपर, व्हाट इज कमर्शियल पेपर समझाएंगे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में, ठीक है। उसके कमर्शियल पेपर के बदले आपने कोई पैसा रेज किया है ना, वो हमारा डिपॉजिट नहीं होगा। छठा में अगर कोई कंपनी दूसरे कंपनी को लोन दे रही है, वो पैसा हमारा डिपॉजिट नहीं होगा, ठीक है। चलो सातवां पॉइंट इंटरेस्टिंग है, जो इंटरेस्टिंग है यहाँ से क्वेश्चन आने का चांस है, सुनो। अमाउंट रिसीव्ड एंड हेल्ड टुवर्ड्स सब्सक्रिप्शन टू एनी सिक्योरिटीज इंक्लूडिंग शेयर एप्लीकेशन मनी। सुनो, अगर आपने पैसा रिसीव किया, अमाउंट रिसीव किया, हेल्ड टुवर्ड्स सब्सक्रिप्शन टू एनी सिक्योरिटीज, सुनो सुनो, कंपनी ने क्या किया, पैसा रिसीव किया, रिसीव मनी, किस लिए रिसीव मनी, क्योंकि ये क्या किया कंपनी ने, पैसा रेज किया है और कंपनी इसके बदले क्या देगा, शेयर्स एंड सिक्योरिटीज, मान लो सिक्योरिटीज देगा। तो हमने देखा था ना अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज में कि कंपनी पहले पब्लिक में निकालती है, आईपीओ निकालती है, फिर पैसा रिसीव करती है, फिर सिक्योरिटीज देती है। तो सर इसको सिक्योरिटीज देने को प्रोसेस को क्या बोलते हैं सर, प्यार से बोलते हैं इसको सर अलॉटमेंट, ठीक है। तो सर कितने दिन में अलॉटमेंट करना होता है, पैसा रिसीव होने से कितने दिन में अलॉटमेंट करना पड़ता है सर, कंपनी मस्ट अलॉटमेंट 60 डेज में होना चाहिए, इतना क्या समझो, 60 डेज में, इजी वे में, तब तो पढ़ के आए हो, ठीक है। 60 डेज में नहीं पढ़ के आए तो भैया क्लास ले लेना देखो यूट्यूब पे इंटर की तो क्लास, मैं क्या बताऊं, छोड़ो, जितना मैं कोशिश कर सकता हूँ इंटर की डालने डाल रहा हूँ, देखो ज्यादा नॉमिनल अमाउंट पे नहीं है, बहुत हेक्टिक नहीं है, 10,000 9,000 8,000 एकदम लो कॉस्ट पे, कलरफुल बुक, क्वेश्चन बैंक, पर्सनल क्वेरी, डाउट सॉल्विंग, टोटल 80 क्लासेस, क्या चाहिए यार, छोड़ो, मैं एडवर्टाइज नहीं करूंगा, अभी समझते कॉन्सेप्ट। रिसीव मनी, किससे रिसीव मनी, पब्लिक से मनी, उसके बदले क्या दे रहे हैं, सिक्योरिटीज दे रहे हैं। हमें पता है कि सिक्योरिटीज देने का अलॉटमेंट डेट 60 डेज के अंदर हमें क्या करना होता है, उसको सिक्योरिटीज देना होता है। तो अगर इस टाइप का कोई केस है ना, मतलब कंपनी को कोई अमाउंट रिसीव हो रहा है, तो अमाउंट रिसीव होना है, ठीक है, हेल्ड टुवर्ड्स सब्सक्रिप्शन टू एनी सिक्योरिटीज, कंपनी ने बोला था कि हम तुम्हें सब्सक्रिप्शन देंगे सिक्योरिटीज का, तुम हमारे ओनर बनोगे, शेयर कैपिटल में आओगे, इंक्लूडिंग शेयर एप्लीकेशन मनी, आपको शेयर एप्लीकेशन मनी भी मिला है ना, तो ये डिपॉजिट्स नहीं होता, पैसा आने का मतलब ये नहीं हुआ डिपॉजिट होगा।
लेकिन सर सुनो, अगर अलॉटमेंट 60 डेज में नहीं हुआ, सुनो अलॉटमेंट 60 डेज में नहीं हुआ, तो हमें पता है कंपनी को पैसा रिफंड करना होता है। ठीक है, मान लो 1 तारीख को कंपनी ने पैसा लिया और कंपनी ने वादा किया सिक्योरिटीज देगा, और 60 डेज मतलब 1 अप्रैल, पूरा अप्रैल हो गया, मई हो गया, 31 मई तक कंपनी ने अलॉट नहीं किया सिक्योरिटीज। ठीक है, इजी अलॉट नहीं किया सिक्योरिटीज, 60 दिन के अंदर सिक्योरिटीज, विद इन 60 डेज सिक्योरिटीज अलॉट करना होता है। तो भैया पैसा ना रिफंड करना होता है। ठीक है, पैसा क्या करना होता है, रिफंड। ठीक है, अब बात आता है, इफ नॉट रिफंड इन 15 डेज। देखो भैया 60 दिन के अंदर तुम्हें अलॉटमेंट करना सिक्योरिटीज को, अगर वो 60 दिन के अंदर सिक्योरिटीज अलॉटमेंट नहीं हुआ ना, तो नेक्स्ट 15 दिन के अंदर तुम्हें पैसा रिफंड करना। अगर वो नेक्स्ट 15 दिन के अंदर पैसा रिफंड नहीं हुआ ना, पैसा नहीं रिफंड हुआ ना, भूल गया नहीं, समझा रहा हूँ याद रहेगा, पैसा रिफंड नहीं हुआ ना नेक्स्ट 15 डेज के अंदर, तो भैया सुनो क्या हो सकता है, देन सच अमाउंट कंसीडर्ड एज डिपॉजिट। तो क्या सर डिपॉजिट होने पे बहुत बड़ा क्राइम कर दिया क्या, नहीं जेल जाओगे डिपॉजिट हो जाएगा, नहीं भाई, डिपॉजिट होने से तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इस चैप्टर को इस चैप्टर के प्रोविजंस को फॉलो करना पड़ेगा। इसमें वो 18 पॉइंट्स इसलिए दिखा गया ना, अगर ये 18 पॉइंट्स के अंदर कुछ फॉल कर रहा है तो वो डिपॉजिट नहीं होगा, उसको खामखा इस चैप्टर से बहुत अभी आगे प्रोविजंस आएंगे, क्या क्या प्रोविजन फॉलो करना होता है डिपॉजिट एक्सेप्ट करने वालों को, और अमाउंट डिपॉजिट होता है तो सर अगर कोई डिपॉजिट ही नहीं हुआ तो ये चैप्टर लगेगा ही नहीं उस पर, तो वो 18 पॉइंट्स में कैटेगरी में फॉल कर गया, तो डिपॉजिट ही नहीं है, वो चैप्टर लगेगा नहीं। बट अगर तुमने सब्सक्रिप्शन अमाउंट लिया और तुमने 60 डेज में अलॉटमेंट नहीं किया और नेक्स्ट 15 डेज में रिफंड पैसा नहीं किया, तो भैया वो डिपॉजिट हो जाएगा, फिर तुम्हें ये कंपनीज एक्ट का चैप्टर नंबर 5 डिपॉजिट वाला चैप्टर हमें फॉलो करना पड़ेगा, प्रोविजंस लग जाएंगे डिपॉजिट वाले, इजी वन। ठीक है, चलो यार खत्म करते हैं, 2-3 पॉइंट और है, फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। सुनो सर, पॉइंट नंबर 7 पॉइंट हमने देख लिया, एनी अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम डायरेक्टर ऑफ कंपनी और फ्रॉम रिलेटिव ऑफ डायरेक्टर ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। सर समझाओ, अगर आपको कोई डायरेक्टर से पैसा मिलता है ना, तो वो भैया डिपॉजिट नहीं होता, सर समझाओ जैसे। सर इन्फोसिस लेके चलते हैं, इन्फोसिस आपने सुना ही होगा, इतने अच्छे पोर्टल्स बनाते हैं ये। ठीक है, सर इन्फोसिस के डायरेक्टर कौन है, बताओ। चलो आज मैं आपका जीके देखता हूँ, काश हमारे सीए में जनरल नॉलेज का एक पेपर होता। नहीं, पता नहीं क्यों यार प्लेसमेंट्स में जीके पूछा जाता है, मेरे को तो ऐसा समझ नहीं आया भाई, जब पढ़ाया नहीं गया तो इतना जीके कहाँ से याद करके चले जाएंगे, जीके करंट अफेयर्स, ठीक है यार चलो हटाओ। इन्फोसिस के डायरेक्टर कौन है, सर नारायण मूर्ति जी। ठीक है, एनएम लिखता हूँ नारायण मूर्ति जी। अगर नारायण मूर्ति जी ने लोन दिया है इन्फोसिस को, क्या दिया है, लोन दिया है, नारायण मूर्ति जी ने इन्फोसिस को लोन दिया है, क्या वो इन्फोसिस को लोन देना, जो इन्फोसिस को पैसा मिला है, अमाउंट रिसीव्ड हुआ है डायरेक्टर से, क्या ये डिपॉजिट होगा, सर नॉट डिपॉजिट, डिपॉजिट नहीं होगा। ठीक है सर, सर मान लो फिर एक और कंपनी लेते हैं पी क्यू आर। सर देखो रिलेटिव ऑफ पी क्यू आर मतलब नॉर्मली डायरेक्टर ऑफ कंपनी लिख दिया, फिर अगर रिलेटिव वाला चेक करना तो ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में ही चेक करना होता है। ठीक है, अब मान लो दूसरा केस लेते हैं, पी क्यू आर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। ठीक है, मिस्टर एक्स इसके डायरेक्टर ने, मिस्टर एक्स डायरेक्टर थे, इसने लोन दिया, क्या डिपॉजिट है, बिल्कुल डिपॉजिट नहीं है। बट इसके रिलेटिव थे, मिस्टर एक्स के रिलेटिव मतलब डायरेक्टर का रिलेटिव, तो ये सिर्फ रिलेटिव वाला केस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में देखना है। ठीक है, तो डायरेक्टर का रिलेटिव था मान लो मिस्टर वाई, इन्होंने भी कंपनी को लोन दिया, तो भी ये डिपॉजिट नहीं होगा। सर दो चीज है, अगर नॉर्मली पब्लिक कंपनी बोलो प्यार से, अगर पब्लिक कंपनी वाले डायरेक्टर्स ने मान लो नारायण मूर्ति जी ने इन्फोसिस को लोन दिया, तो कंपनी को कहीं ना कहीं पैसा रिसीव हुआ, क्या वो रिसीव हुआ पैसा हमें डिपॉजिट कहलाएगा, बिल्कुल नहीं। ठीक है, दूसरा केस देखते हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के डायरेक्टर मिस्टर एक्स, मिस्टर एक्स ने प्राइवेट लिमिटेड को लोन दिया, क्या वो लोन डिपॉजिट कहलाएगा, नहीं। ठीक है, उसका रिलेटिव वाई उसने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को लोन दिया, क्या वो लोन डिपॉजिट कहलाएगा, बिल्कुल नहीं। तो सर डिपॉजिट नहीं कहलाएगा, नहीं कहलाएगा, बट सर इसमें याद रखना एक कंडीशन फॉलो करना पड़ता है,
ओनली सच मैटर, मतलब ये लोन देने वाला मैटर ना, ये लोन देने वाला मैटर जो एक्स ने लोन दिया, ये नारायण मूर्ति जी ने लोन दिया, ये मैटर हमें डिस्क्लोज करना पड़ता है। ओनली सच मैटर शुड डिस्क्लोज्ड इन बोर्ड रिपोर्ट। बोर्ड रिपोर्ट रिपोर्ट करता होता है एंड डायरेक्टर नीड्स टू प्रोवाइड डिक्लेरेशन। डायरेक्टर्स को डिक्लेरेशन देना पड़ता है कि भैया हमने इतना लोन दिया, और ये बोर्ड रिपोर्ट में मैटर जाता है। टोटल सर हमने 8 मैटर देखे। सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट ने पैसा दिया, वो नहीं कहलाएगा डिपॉजिट। आग 1 करोड़ हमारे साथ पढ़ना स्टार्ट करो, स्वाहा। सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट ने पैसा दिया, डिपॉजिट नहीं कहलाएगा। किसी और से पैसा लिया, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट ने गारंटी बना, नहीं कहलाएगा पैसा। लोकल अथॉरिटी से पैसा मिला, डिपॉजिट नहीं कहलाएगा। स्टैट्यूटरी अथॉरिटी से पैसा मिला, डिपॉजिट नहीं कहलाएगा। पहला पॉइंट कंप्लीट। दूसरा पॉइंट हम देखते हैं, फॉरेन गवर्नमेंट से पैसा मिला, डिपॉजिट नहीं कहलाएगा। फॉरेन बैंक से पैसा मिला, डिपॉजिट नहीं कहलाएगा। मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन से डिपॉजिट मिला, पैसा नहीं कहलाएगा, दैट इज वर्ल्ड बैंक। थर्ड देखा, कोई बैंक से पैसा मिला, डिपॉजिट नहीं कहलाएगा। चौथा, कोई पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पैसा मिला, डिपॉजिट नहीं कहलाएगा। पांचवा हमने देखा, कोई अमाउंट रिसीव हुआ है बाय वे ऑफ कमर्शियल पेपर, मतलब एक हाथ से पैसा लो, दूसरा से कमर्शियल पेपर दो, वो वे में अगर पैसा मिला, डिपॉजिट नहीं कहलाएगा। अमाउंट रिसीव फ्रॉम वन कंपनी टू अनदर कंपनी, वो पैसा आ रहा है, डिपॉजिट नहीं कहलाएगा, वो इंटर कॉर्पोरेट लोन होता है, ठीक है। अमाउंट रिसीव टुवर्ड्स सिक्योरिटीज मनी, अगर मान लो सब्सक्रिप्शन का पैसा आया, भैया तुमने शेयर्स निकाला मार्केट में, उसका पैसा रिसीव हुआ, वो डिपॉजिट नहीं कहलाएगा। बट अगर तुमने अलॉटमेंट 60 दिन के अंदर नहीं दिया उसको, और उसके नेक्स्ट 15 डेज के अंदर तुमने रिफंड नहीं किया, तो भैया वो डिपॉजिट कहलाएगा। क्वेश्चन आने के चांसेस यहाँ हाई होंगे, ठीक है। फिर आठवां क्या देखा हमने, एनी अमाउंट रिसीव फ्रॉम डायरेक्टर ऑफ कंपनी, डायरेक्टर से पैसा मिला, डिपॉजिट नहीं होता है। ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में डायरेक्टर रिलेटेड से पैसा मिला, डिपॉजिट नहीं होता है, ठीक है। 9 पॉइंट देखते हैं। अमाउंट से ये सारे केस क्या है, ये सारे केस में डिपॉजिट नहीं होगा। डिपॉजिट नहीं होगा, ये चैप्टर फॉलो नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। अमाउंट रिसीव्ड बाय इशू ऑफ बॉन्ड्स, अगर आपने बॉन्ड्स इशू किया, कंपनी ने बॉन्ड्स इशू किया, कंपनी ने बॉन्ड इशू किया, और इसका पैसा आया, भैया डिपॉजिट नहीं कहलाएगा, पहले ही बोल रहा हूँ, ठीक है। बट सुनो, और सिक्योर्ड डिवेंचर, सर मैंने कल के क्लास में खत्म किया आपको डिवेंचर, सेक्शन नंबर 71। सिक्योर्ड डिवेंचर क्या होता है, सुनो समझाई देता हूँ। कंपनी ने इनको नंबर ऑफ, मान लो 1000 लोग हैं, ठीक है, डिवेंचर दिया 1 लाख। अब इन्होंने क्या किया, पैसा दिया। लेकिन अब ये लोग बोलेंगे भाई क्या पता तुम पैसा लेके भाग जाओ, तो कंपनी बोलता नहीं नहीं, ये लो हमारे प्रॉपर्टी के पेपर्स। तो सिक्योर्ड डिवेंचर्स बोलते हैं। जो डिवेंचर्स कंपनी ने इशू किया ना, उसके रिगार्डिंग सिक्योरिटी कंपनी ने दिया है, और इसी के लिए डिवेंचर ट्रस्टी अपॉइंट होता है, जो ये सारा खेल देखता है कि कंपनी कोई डिफॉल्ट ना कर दे। तो मैंने 71 कल ही खत्म किया है बच्चों, आपको पढ़ा होगा तभी आप ये पढ़ोगे, ठीक है। यूट्यूब वालों को आपने 71 पढ़ा होगा तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा होगा तो नीचे लिंक दिया हुआ है, तो कॉल करना, क्लास अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। चलो, अमाउंट रिसीव बाय इशू ऑफ बॉन्ड्स, अगर मान लो किसी कंपनी ने बॉन्ड इशू किया और उसके बदले पैसा आया, क्या ये पैसा डिपॉजिट होगा, बिल्कुल नहीं। क्या अमाउंट रिसीव सिक्योर डिवेंचर, सर सिक्योर डिवेंचर, मैं नॉर्मल डिवेंचर बात नहीं कर रहा हूँ, सिक्योर डिवेंचर जो एज ए सिक्योरिटी आप इशू करते हो, मतलब कंपनी ने इशू किया, जैसे मान लो नॉर्मली ना, मैं अपने फ्रेंड से कैलकुलेटर लिया, ठीक है, और मैं अपने फ्रेंड को 1 करोड़ का कैलकुलेटर है, बहुत ही कीमती कैलकुलेटर, एग्जाम में ऑटोमेटिक आंसर आता है, ठीक है, याद से रखना है। बहुत ही कीमती कैलकुलेटर है, देख लो, मेरा कैलकुलेटर है, एग्जाम में ऑटोमेटिक आंसर आता है इससे। तो इसका प्राइस 1 करोड़ है। मैंने अपने फ्रेंड को बोला कि भाई, उसने मेरे को ये दिया, मैंने उसको 1 करोड़ दिया, बस मैं एग्जाम पर्पज के लेके जा रहा था, और मैंने उसको 1 करोड़ रुपया दिया, ठीक है। अब बताओ, मेरे को क्या पता एग्जाम के बाद मैं कैलकुलेटर देने जाऊँ वो भागा रहे, हमें पता चला एग्जाम में इसका आंसर ही नहीं आ रहा था। तो मैंने, उसने बोला यार टेंशन मत ले, मेरे एक ना लैंड है, मेरे गिरवी है, वो रख ले, उसके पेपर्स रख ले, अगर मैं भागूंगा तो वो तू बेच के रख लियो। तो ये क्या होता है, ये सिक्योरिटी देना होता है। सिक्योरिटी मतलब तुम्हें भाई सिक्योर हो गए कि कोई बात नहीं, कैलकुलेटर नहीं भी चला, अगर मेरे को 1 करोड़ उसको दे दिया, पैसा नहीं मिला, तो उसका लैंड का कागज है, मैं उसको बेच के पैसा ले लूंगा। तो ये सिक्योर डिवेंचर होता है, ठीक है। तो ये सब केस में अगर होता है ना, अगर कंपनी इशू करके पैसा रेस करती है ना, तो ये पैसा रेस करना डिपॉजिट नहीं कहलाता है। बट कुछ कंडीशन है, लिखते हैं, सुनो। दे आर secured by first charge, सर मतलब वही है, चार्ज क्रिएट होता है। अगर कोई कंपनी आपको, आपको मान लो कंपनी ने लोन लिया, कंपनी ने उसके बदला सिक्योरिटी लैंड दिया, तो कंपनी को चार्ज क्रिएट करना पड़ता है। चार्ज इज जस्ट लाइक ए सिक्योरिटी होता है, एक फाइल करना पड़ता है। चार्ज का एक चैप्टर है, आप देखेंगे तो ये सिक्योरिटी होता है। कंपनी चार्ज ये बताती है कंपनी का कौन सा सामान गिरवी रखा, तो ये सब इन्फॉर्मेशन में बताता है चार्ज
क्रिएट करके, तो जो भी होगा वो चार्ज क्रिएट करके होगा, ठीक है, वो इन्फॉर्मेशन कुछ नहीं जाता। सच चार्ज इज क्रिएटेड, इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा, ऑन एनी एसेट, ठीक है, गिवन इन शेड्यूल 3। शेड्यूल 3 में जो जो एसेट दिया हुआ है, मतलब उसके बदले आप चार्ज क्रिएट कर सकते हो, वो सारे एसेट के बदले आप चार्ज क्रिएट कर सकते हो, बट याद रखना एक एसेट्स पे चार्ज क्रिएट नहीं होता, ये इंपॉर्टेंट है। एक्सक्लूडिंग इनटेंजिबल एसेट्स, तो अगर बोले कोई इनटेंजिबल एसेट्स पे चार्ज क्रिएट करके सिक्योर डिवेंचर इशू कर रहा है, भैया बोलना कि इनटेंजिबल एसेट्स हमारे काउंट ही नहीं होता है, ठीक है, तो इनटेंजिबल एसेट्स नहीं आता है। तो और क्या कंडीशंस है, बॉन्ड्स एंड डिवेंचर्स आर कंपल्सरी कन्वर्टेबल इनटू शेयर्स, ठीक है, कंपल्सरी इनटू शेयर्स ऑफ कंपनी विद इन 10 ईयर। अब ये जो सिक्योर डिवेंचर्स या बॉन्ड इशू किया ना, वो भैया कन्वर्टेबल होना चाहिए शेयर्स में 10 साल के अंदर अंदर तक, ये सारे कंडीशंस को फॉलो करना पड़ेगा, कोई भी कंडीशन ब्रेक हुआ फिर वो डिपॉजिट बन जाएगा, फिर वो सेक्शन फॉलो करना पड़ेगा। तो पहला कंडीशन क्या है, आपको चार्ज क्रिएट करना पड़ेगा, चार्ज कुछ नहीं होता है, जैसे कंपनी ने क्या बोला, मैंने दोस्त ने मेरे को कैलकुलेटर दिया, दोस्त ने प्रॉपर्टी गिरवी रखा ना, तो वो प्रॉपर्टी गिरवी रखने को है ना, कंपनी को चार्ज फाइल करना पड़ता है, कंपनी को ये बताना पड़ता है चार्ज फाइल में कि कौन सी प्रॉपर्टी गिरवी रखी है, अब क्या वो प्रॉपर्टी शेड्यूल 3 के हिसाब से जो एसेट्स आते हैं क्या उसके अंदर आता है, कोई ऐसा नहीं है कि अभी कोई एसेट्स को गिरवी रख दिया, शेड्यूल 3 के हिसाब से कोई एसेट्स आता है, बट याद रखना वो एसेट्स में इनटेंजिबल एसेट्स नहीं आना चाहिए, इनटेंजिबल एसेट्स पे चार्ज क्रिएट नहीं होता। थर्ड क्या है, बॉन्ड्स और डिवेंचर्स है ना, वो कंपलसरी कन्वर्टेबल होना चाहिए, शेयर्स में कन्वर्ट होना चाहिए विद इन 10 ईयर्स में, मतलब उसके पास पोटेंशियल है कि फ्यूचर में जाके वो शेयर्स में कन्वर्ट हो जाए और आप एज ए डिवेंचर होते ही आप इक्विटी बन जाओ, कंपनी के ओनर बन जाओ, ठीक है। और सुनो एक पॉइंट और, द अमाउंट ऑफ सच बॉन्ड्स और डिवेंचर्स shall not exceed market value of asset assessed by registered वैल्यूअर, ठीक है। सर बताओ सर, सर मान लो कंपनी ने बॉन्ड इशू किया, क्या किया कंपनी ने, बॉन्ड इशू किया, कितने का, 1 करोड़ का, कंपनी ने सिक्योरिटी क्या रखा, रजिस्टर मैंने बताया कंपनी के पास लैंड है, वो 50 लाख का है, तो भैया ये नहीं चलना चाहिए, मतलब जो अमाउंट है ना आपका बॉन्ड का और डिवेंचर का शैल नॉट एक्सीड मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट या प्रॉपर्टी एसेस्ड बाय मतलब अंदाजा लगाया गया, कैलकुलेट किया गया, रजिस्टर्ड वैल्यूअर, जो कि सेक्शन 247 में वैल्यूअर होता है कि कंपनी के एसेट्स का वैल्यू क्या होता है, ये रजिस्टर्ड वैल्यूअर काउंट करते हैं, ठीक है। आप सीए बनने के बाद रजिस्टर्ड वैल्यूअर का एग्जाम देकर रजिस्टर्ड वैल्यूअर बन सकते हो, जब भी कंपनी का एमलगमेशन होता है, कंपनी के शेयर्स बिकते हैं, कंपनी के एसेट बिकते हैं, तो रजिस्टर्ड वैल्यू बुला के कैलकुलेशन किया जाता है, ठीक है, तो रजिस्टर्ड वैल्यूअर लिखो, ठीक है। तो ये केस में नहीं होगा, बट सर दूसरा केस मान लो कंपनी ने बॉन्ड इशू किया 1 करोड़ का और कंपनी ने एसेट प्रॉपर्टी लगाया गिरवी, प्रॉपर्टी की कीमत 2 करोड़ है, तो चलेगा, ये चलेगा क्योंकि बॉन्ड का अमाउंट और गिरवी का एसेट वाला अमाउंट दोनों इक्वल चलेगा, या बॉन्ड का अमाउंट कभी भी एसेट जो गिरवी है उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये 9 केस देखा सर, 9 केस प्लीज फास्ट में सर बता दो, हाँ फास्ट में बताते, चलो। तो पहला, एनी अमाउंट रिसीव फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट डिपॉजिट नहीं होगा, या मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट उसका गारंटी दे रहा है, स्टेट गवर्नमेंट गारंटी दे रहा है, डिपॉजिट नहीं होगा। एनी अमाउंट रिसीव फ्रॉम लोकल अथॉरिटी डिपॉजिट नहीं होगा। एनी अमाउंट रिसीव फ्रॉम स्टैट्यूटरी ऑडिट लाइक सेबी से मिला, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी मिला, सीसीआई से मिला, वो डिपॉजिट नहीं होगा, पहला क्लियर। दूसरा क्लियर, फॉरेन गवर्नमेंट से पैसा मिला, डिपॉजिट नहीं होगा। फॉरेन बैंक से पैसा मिला, डिपॉजिट नहीं होगा। मल्टीलेटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पैसा मिला, डिपॉजिट नहीं होगा, लाइक वर्ल्ड बैंक से पैसा मिला, डिपॉजिट नहीं होगा। व्हाट इज मल्टीलेटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जहां पे नंबर ऑफ कंट्रीज जाके वहां बैठती है और लोन प्रोवाइड करती है जिसको हेल्प चाहिए होता है, जैसे बांग्लादेश को बहुत सारे लोन मिलते हैं। लोन रिसीव फ्रॉम एनी बैंकिंग कंपनी, कोई बैंकिंग कंपनी से, आईसीआईसीआई बैंक से कंपनी को लोन रिसीव हुआ, वो डिपॉजिट्स नहीं होगा। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, लोन रिसीव फ्रॉम पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एलआईसी, एनबीएफसी, इससे पैसा मिला कंपनी को, वो लोन नहीं होगा।
ठीक है, अमाउंट रिसीव इन अगेंस्ट तो कमर्शियल पेपर, आपने कमर्शियल पेपर दिया, वहां से लोन आया, कमर्शियल पेपर के बदले पैसा आया, वो डिपॉजिट नहीं होगा। छठा, कंपनी के द्वारा कंपनी को पैसा आया, वो डिपॉजिट नहीं होगा, दिस इज कॉल्ड एज इंटर कॉर्पोरेट लोन होता है, वो डिपॉजिट नहीं होता है। सातवां, अपने शेयर सब्सक्रिप्शन के लिए डाले, पैसा आया, वो डिपॉजिट नहीं होगा, बट आपने अलॉटमेंट 60 डेज के अंदर नहीं किया, बट फिर भी रुको, फिर आपने रिफंड भी 15 दिन के अंदर नहीं किया, 15 दिन का रिफंड नहीं किया, डिफॉल्ट 60 डेज आप डिपॉजिटर कहलाओगे, फिर डिपॉजिट हो जाएगा, फिर आपको इस सेक्शन का कंप्लाई करना पड़ेगा, चैप्टर कंप्लाई करना पड़ेगा, अदरवाइज डिपॉजिट नहीं होगा। अगर डिपॉजिट नहीं होगा, नॉर्मल हो रहा है तो डिफॉल्ट नहीं हुआ तो। डायरेक्टर से पैसा मिला, डिपॉजिट नहीं होगा, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में डायरेक्टर से पैसा मिला या उसके रिलेटिव से पैसा मिला, डिपॉजिट नहीं होगा। 9वां नंबर क्या बोला, अगर मान लो बॉन्ड इशू किया, सिक्योर्ड डिवेंचर इशू किया, वो डिपॉजिट नहीं होगा, बट कुछ कंडीशंस थे, ये आप देख लेना, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट याद रखना कि बॉन्ड का अमाउंट एक्सीड नहीं होना चाहिए उस एसेट्स के अमाउंट से जो आपका सिक्योरिटी था, ठीक है। चलो, ऑल द बेस्ट। इंटर का ये क्लास मैं यूट्यूब पे डालूंगा। 9 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, इसमें से कोई भी एक पॉइंट बना के आपको एग्जाम में पूछ सकता है और पूछेगा डिपॉजिट है या नहीं, केस पे कंडीशंस फॉलो करने पड़ेंगे, प्रोविजंस फॉलो करेंगे, तो ये 18 पॉइंट याद होना चाहिए एग्जामिनेशन पर्पस के लिए। मैं कोशिश करूंगा कि पूरे 9 पॉइंट्स आपको याद दिला दूं, 9 पॉइंट्स नेक्स्ट क्लास में। चलो, ऑल द बेस्ट, गुड नाइट।